धरती के सारे लोग कई सौ सालों से धरती के अंदर कैद हैं क्योंकि भविष्य के समय में अचानक धरती का वातावरण काफी ज्यादा दूषित हो गया था और लोग सांस ना ले पाने के कारण मरने लगे थे। ऐसे में दुनिया भर के साइंटिस्ट ने आगे आकर जमीन के नीचे साइलो नाम की एक बहुत बड़ी कॉलोनी बनाई, जहां अलग अलग फ्लोर्स पे 10,000 लोग एक साथ रह सकते थे। मगर वहां पर सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में करनी पड़ती थी और बच्चे पैदा करने के लिए भी किसी भी कपल को शहर में होने वाली लॉटरी में नाम आने का इंतजार करना पड़ता था। सबको मजबूरन वहाँ के सारे रूल्स को मानना भी पड़ता था क्योंकि वो जानते थे कि बाहर जाते ही वो लोग मारे जाएंगे। खैर, अब इस बार का लॉटरी रिजल्ट आने पर उसमें शेरिफ बेकर और उसकी बीवी एलिसन का नाम आता है, जो सुनकर वो दोनों काफी खुश होते हैं क्योंकि वो काफी समय से इस पल का इंतजार कर रहे थे। अब रूल्स के हिसाब से उन दोनों को 1 साल का समय दिया जाता है ताकि एलिसन की तरफ से कोई खुशखबरी आए, जिसके बाद वो खाना खाने के लिए कैफेटेरिया में चले जाते हैं, जहाँ अचानक सोफी नाम की औरत उनके पास आके उनसे कहती है कि मैं तुम्हारी फर्टिलिटी बढ़ाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मगर बेकर उसे वहाँ से जाने को कहता है क्योंकि असल में सोफी काफी अजीब थी और उसका मेंटल स्टेट पूरी तरह से सही नहीं था। खैर, इसके बाद बेकर डॉक्टर के पास जाके एलिसन का कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हटवा देता है, जिस दौरान ही डॉक्टर की बातों से समझ आ रहा था कि असल में एलिसन और बेकर पहले भी 2 बार लॉटरी जीतकर एलिसन की प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर चुके हैं, मगर उस वक्त सफलता उनके हाथ नहीं लगी। खैर, इसके बाद अपने घर जाकर बेकर एलिसन के साथ इंटीमेट होने लगा। अब अगले दिन एलिसन जब अपने काम पे जाती है तो उसके पास उसका बॉस वार्नर आके उसे सुनाने लगता है क्योंकि एलिसन ने वार्नर से बिना पूछे अपने ब्लॉग में एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया था, जिसमें उसने बताया था कि किसी भी पुराने मेमोरी डिवाइस से डाटा को रिकवर कैसे करा जा सकता है। इस पर एलिसन उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा बस इस वजह से करा था क्योंकि हो सकता था कि उसका तरीका कई लोगों के काम आ जाए। मगर वार्नर अब आराम से उसे अगली बार से ऐसी चीजें ना करने का ध्यान रखने को कहता है। अब इस बारे में जब एलिसन आके बेकर को बताती है तो बेकर भी उससे यही कहता है कि एलिसन को साइलो के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। खैर, अब इसी के साथ 6 महीने बीत गए थे, मगर काफी कोशिश के बाद भी अब तक एलिसन प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। हालांकि एलिसन और बेकर को इस बात की ज्यादा टेंशन नहीं होती क्योंकि लगभग 6 महीने अभी भी उनके पास थे, जो एक काफी लंबे समय होता है। अब इसके अगले दिन साइलो में फ्रीडम डे होता है, जिसकी वजह से सबकी छुट्टी थी और कॉलोनी की मेयर स्पीच देने कैफेटेरिया में आने वाली। वैसे कैफेटेरिया में काफी बड़ी स्क्रीन लगी थी जिसमें बंकर के बाहर मौजूद दुनिया को सीसीटीवी से दिखाया जाता था ताकि बाहर का खौफनाक मंजर देखकर कोई भी बाहर जाने के बारे में सोचे ही ना। खैर, अभी मेयर नोटिस करती है कि बाहर लगे कैमरास के लेंस काफी खराब हो गए हैं, जिन्हें जल्द से जल्द साफ करवाना होगा। मगर सबसे बड़ा इशू ये है कि कैमरा को साफ करने के लिए भी साइलो से बाहर जाना पड़ेगा, जो करते ही कैमरा साफ करने गया इंसान कुछ ही देर में मारा जाता था। इसलिए साइलो वालों ने एक रूल बनाया था कि अगर साइलो में बनाए गए रूल्स को तोड़ोगे तो तुम्हें वहाँ नहीं रखा जाएगा और अगर तुम चाहो तो खुद भी ये कहकर साइलो से बाहर निकल सकते हो कि मुझे अब साइलो में नहीं रहना। इससे आपको बाहर तो निकाल दिया जाएगा, मगर उसके बाद कुछ भी हो जाए आपको कभी साइलो में वापस एंट्री नहीं मिलेगी। जो लोग अपनी जिंदगी से परेशान हो जाते थे, बस वही इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते थे। खैर, अब जैसे कि इतना टाइम होने के बाद भी एलिसन प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी तो वो परेशान होके खुद सोफी से जाके बात करती है और तब सोफी उसे अपने घर में ले जाती है। वहाँ जाते ही सोफी अपने घर के नल को ऑन करके पानी को बहने देती है ताकि उनकी बातें कोई और न सुन पाए। उसकी ये हरकत एलिसन को समझ नहीं आती, जिस पर सोफी उसे बताती है कि आज से कुछ सालों पहले तक कॉलोनी में काफी सारे रिवेलिंग ग्रुप्स भी थे जो किसी वजह से साइलो को खोलकर बाहर जाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कई हथकंडे अपनाए मगर कोई उसमें सफल नहीं हो पाया था और कॉलोनी की गवर्नमेंट में छुपे कुछ लोगों ने अपनी पावर बरकरार रखने के लिए उन्हें जान से मार दिया और उस टाइम में मौजूद सारी हार्ड डिस्क और किताबों को जला दिया गया। पर क्यों? ऐसा कौन सा राज है जो सरकार कॉलोनी के लोगों से छुपाना चाहती है? एलिसन को ये समझ नहीं आता, पर तभी सोफी उससे कहती है कि तुम्हारे प्रेग्नेंट ना होने में भी सरकार का ही हाथ है क्योंकि वो लॉटरी में नाम आने के बाद भी इतनी आसानी से औरतों को मां नहीं बनने देते। ये सुनकर एलिसन को कुछ समझ नहीं आता, पर कहीं ना कहीं ये सच हो सकता था। इसलिए वो घर पे जाके इस बारे में बेकर को बताती है, जो सुनने के बाद तो बेकर को इस बात पर भरोसा नहीं होता और वो मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट में से किसी को सोफी के पास भेजने का फैसला करता है। अब इसके अगले दिन नीचे वाले फ्लोर पे मौजूद जॉर्ज नाम का एक मैकेनिक एलिसन की कंपनी में कंप्यूटर मेंटेनेंस की रिक्वेस्ट डालता है, जिसके लिए इंजीनियर उसके घर पे जाने वाला था। ये करने का काम एलिसन को दिया जाता है, जो सुनकर एलिसन सीधा बेकर के ऑफिस में जाके वही उसके साथ इंटीमेट होना शुरू कर देती है क्योंकि वो जानती थी कि रात में वापस आने के बाद काफी ज्यादा थक जाएगी और आज बेबी के लिए ट्राई नहीं कर पाएगी। तब बेकर के ऑफिस वाले उनकी आवाजें सुनकर हंसने लग जाते हैं। इसके बाद जब एलिसन जॉर्ज के घर जाती है तो जॉर्ज उसे बताता है कि उसने जानबूझकर ऐसे टाइम पर कंपनी में रिक्वेस्ट डाली थी जब बाकी सारे वर्कर्स बिजी हों और एलिसन को ही उसके घर में आने के लिए भेजा जाए। ये सुनकर एलिसन को समझ
समझ नहीं आता कि जॉर्ज एलिसन से क्यों मिलना चाहता था। इस पर जॉर्ज उसे एक पुरानी हार्ड डिस्क दिखाते हुए बताता है कि ये रिबल्स के टाइम की हार्ड डिस्क है जो मुझे किसी ने दी थी और मैं तुम्हारे आर्टिकल को देखकर इसको सही करने की कोशिश कर रहा था, मगर ये सही नहीं हो रही। अब रिबल्स का नाम सुनकर एलिसन भी जानना चाहती थी कि हार्ड डिस्क के अंदर क्या है, इसलिए वो खुद उस हार्ड डिस्क के डाटा को रिकवर करने की कोशिश करने लगती है, जिसमें उसे काफी सारी पुरानी फाइल्स और साइलो के ब्लूप्रिंट मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो जॉर्ज से उस ड्राइव को छुपा कर रखने को कहती है, क्योंकि अगर इस ड्राइव के बारे में किसी को पता चल जाता तो जॉर्ज को जेल में डाल दिया जाता। अब रात में घर पे वापस आने के बाद जब बेकर एलिसन के साथ वापस इंटीमेट होने की कोशिश करता है, तब एलिसन उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि वो सच में काफी ज्यादा थक चुकी थी। अब इसके अगले दिन एलिसन वापस से जॉर्ज के पास जाके उस ड्राइव के डाटा को देखती है, जिसमें कुछ फोटोज थी, जिसके हिसाब से बाहर का वातावरण अब तक पूरी तरह से सही हो चुका था, जहाँ काफी सारे बर्ड्स थे, सुंदर सुंदर नदियां थी, जो देखकर जॉर्ज और एलिसन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी खूबसूरत चीजें आज से पहले कभी नहीं देखी होती। अब इसके साथ कहानी कुछ समय आगे आती है, जिस दौरान 1 साल पूरा हो चुका था, पर अब तक एलिसन मां नहीं बनी थी। इससे एलिसन और बेकर काफी दुखी होते हैं, और एक दिन जब बेकर अपने घर में वापस आता है तो उसे एलिसन काफी ज्यादा परेशान दिखाई देती है। वो बेकर से कहती है कि सोफी सही थी, ऐसा नहीं था कि हम माँ बाप नहीं बन सकते थे, बस सरकार मुझे प्रेग्नेंट नहीं होने देना चाहती। ये सुनकर बेकर तो कुछ समझ ही नहीं पाता, जिस पर एलिसन उसे अपने हाथ में मौजूद एक और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस दिखाती है, जिसे उसके यूट्रस से निकाला नहीं गया था और न इसके बारे में उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन थी। ये जानकर तो बेकर भी काफी हैरान होता है, पर क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस निकालने के कारण एलिसन की हालत काफी ज्यादा खराब थी, इसलिए बेकर डॉक्टर को बुलाने के लिए तुरंत ही बाहर भागता है। इसी मौके का फायदा उठाकर एलिसन खुद भी घर के बाहर चली जाती है, जहाँ वो लोगों को चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि सरकार उनके साथ खिलवाड़ कर रही है और बाहर की दुनिया पूरी तरह से सही है। कैफेटेरिया में बैठे लोग तो एलिसन की बातों को सुनकर दंग रह जाते हैं और उन्हें लगता है कि एलिसन का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, लेकिन एलिसन कहती है कि मैं किसी भी हाल में बाहर जाना चाहती हूँ। ये बोलकर एलिसन ने काफी बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि साइलो का रूल था कि अगर किसी के भी मुंह से बाहर जाने का नाम निकलता था तो उसे अगले दिन ही बाहर भेज दिया जाता था और कभी साइलो में अंदर नहीं लिया जाता था। इसीलिए बेकर काफी ज्यादा परेशान होकर इस बारे में मेयर से बात करने जाता है, जिसे खुद भी एलिसन की ऐसी बातों से काफी दुख हो रहा था, लेकिन वो भी अब कुछ नहीं कर सकती थी। तब बेकर एलिसन से बात करने के लिए जाता है, जहाँ एलिसन उसे बताती है कि सच में बाहर की दुनिया पूरी तरह से सही हो गई है और हम बाहर जाके सरवाइव कर सकते हैं, जहाँ पंछी हैं, नदियां हैं और चारों तरफ हरियाली है। और जहाँ तक बात कैफेटेरिया में मौजूद स्क्रीन की है, तो उसमें हमें गलत फोटोज दिखाई जा रही हैं, ताकि लोगों को कैद करके वहाँ पर रखा जा सके। ये सुनकर बेकर काफी बार एलिसन को उसका फैसला बदलने के लिए कहता है, मगर एलिसन अपनी बात पे अड़ी रहती है। इसके अगले दिन कैफेटेरिया में सभी लोग स्क्रीन के पास आके जमा हो जाते हैं, क्योंकि जब भी कोई बाहर जाता था तो सब उसे देखा करते थे। जिसके बाद एलिसन को एक स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट पहनाया जाता है, ताकि बाहर जाने के बाद वो कम से कम तब तक जिंदा रहे जब तक वो बाहर लगे कैमरास को साफ न करे। और अब बिल्कुल ऐसा ही होता है। सबसे पहले एलिसन बाहर जाके कैमरा साफ करती है, जिससे कैफेटेरिया के लोग काफी खुश होते हैं, मगर किसी को आसमान में पंछी दिखाई नहीं देते और बाहर का मौसम भी पहले जैसा ही खराब था। मगर एलिसन के हिसाब से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो बाहर चलते हुए आगे जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक जमीन पर गिरकर मारी जाती है। इससे बेकर और बाकी सब काफी दुखी हो गए थे। बेकर तो एलिसन की मौत से इतना ज्यादा टूट जाता है कि 2 साल बाद भी वो किसी और से शादी नहीं करता। जिसके बाद उसका साथी मैट उसके पास आके उसे जॉर्ज की फाइल देता है, जिसकी कुछ समय पहले मौत हो गई थी और मौत का कारण खुदकुशी करना बताया जा रहा था कि जॉर्ज ने साइलो के 120 फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी, जबकि सच्चाई शायद कुछ और ही थी। खैर अभी कुछ सोचकर बेकर अचानक मैट से कहता है कि मुझे भी बाहर जाना है। ये सुनकर तो मैट भी हैरान हो गया था, पर बेकर के हिसाब से उसे कुछ तो ऐसा पता चला था जिससे साइलो में रहने वाले सब लोग पूरी तरह से अनजान थे। पर वो चीज क्या थी? तब मैट बेक को रोकने की कोशिश भी करता है, मगर बेकर उसकी बात नहीं मानता और अपने घर में जाने के बाद बाहर जाने के लिए तैयार होने लगता है। अब उसके बाहर जाते समय भी सब उसे कैफेटेरिया में लगी स्क्रीन से देख रहे थे। खैर अभी बाहर जाके बेकर पूरी तरह से हैरान रह गया, जिसके बाद वो सबसे पहले कैमरा को साफ करता है और फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। असल में बेकर को दिखाई दे रहा था कि एलिसन पूरी तरह से सही थी, बाहर की दुनिया ठीक हो चुकी थी और उसके सामने नीले आसमान में पंछी भी उड़ रहे थे। मगर अंदर कैफेटेरिया में बैठे लोगों को ऐसा ही लग रहा था कि बाहर की दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो रखी है। लेकिन अगर सच में दुनिया सही हो गई थी तो एलिसन बाहर आके मर क्यों गई? यही जानने के लिए बेकर भी उसकी बॉडी की तरफ जाने लगता है, मगर रास्ते में उसका दम घुटना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से वो सीधा अपने सूट के हेलमेट को उतार देता है। पर इसके बाद भी वो सही से सांस नहीं ले पा रहा था, जिससे उसकी भी मौत हो गई। पर ऐसा कैसे हुआ? अगर बाहर का वातावरण साफ है तो भी बेकर वहाँ सांस क्यों नहीं ले पाया?
आया। अभी जैसे ही जूलियट नाम की एक औरत ये सब कैफेटेरिया की स्क्रीन से देखती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसे बेकर की मौत का काफी दुख हो रहा था, जिससे वो गुस्से में आके कहती है कि बेकर तुम झूठे थे। इतना बोलकर वो गुस्से में अपनी फैक्ट्री में जाती है जहाँ एक बहुत बड़ा जनरेटर लगा था और उससे पूरे साइलो को पावर मिलती थी। अभी वो वहाँ जाके गुस्सा होने लगती है। इधर मैट जब बेकर को याद करते हुए उसके केबिन में जाता है तो वहाँ उसे बेकर का एक लेटर मिलता है जिसके अकॉर्डिंग वो अगला शेरिफ जूलियट को बनाना चाहता था। ये देखकर मैट काफी हैरान होता है और उसे समझ नहीं आता कि बेकर जूलियट को इतना अच्छे से कैसे जानता है और बेकर पिछले 2 साल से मैट के पीछे से क्या कर रहा था, जिसके बारे में मैट को कुछ नहीं पता। हालांकि मैट बेकर के फैसले की कदर करता था, इसलिए वो मेयर के पास जाके उसे भी इस बारे में बताता है, जो सुनकर मेयर भी खुद हैरान रह जाती है क्योंकि उसके हिसाब से शायद अगला शेरिफ मैट को बनना चाहिए था। असल में वो शुरू से ही बेकर के साथ काम कर रहा था और उसे बेकर के बाद साइलो के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज थी, लेकिन मैट इसके लिए खुद भी मना कर देता है क्योंकि उसके हिसाब से उसकी उम्र निकल चुकी थी। इसी वजह से मेयर काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द किसी न किसी को तो शेरिफ बनाना ही था, वरना शहर में छोटे छोटे गिरोह बनने लगते जो सरकार के खिलाफ बगावत कर सकते थे। पर अभी मेयर को समझ नहीं आ रहा होता कि उसे जूलियट को शेरिफ बनाना चाहिए या नहीं। उनकी ये सारी बातें नीचे वाले फ्लोर पे मौजूद एक औरत मार्था भी सुन रही थी, जो एक कबाड़ की फैक्ट्री में काम करती थी जहाँ साइलो के सारे लोग अपनी फालतू चीजों को फेंकते थे और मार्था उन्हें रिसाइकिल करके जरूरत की चीजों को वापस से यूज में लेके आती थी और उसने ही जूलियट को भी इंजीनियरिंग का सारा काम सिखाया होता है। तभी उसके पास जूलियट खुद भी आ जाती है, जो अभी भी बेकर की मौत से काफी गुस्से में थी। इसीलिए मार्था जूलियट से पूछती है कि उसे बेकर की मौत से इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है। तब जूलियट बताती है कि आज से 1 साल पहले जब मैंने जनरेटर डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था तो उससे पहले से मैं और जॉर्ज रिलेशन में थे। उस दौरान जॉर्ज ने मुझे बताया था कि उसको कुछ ऐसा खतरनाक पता चला है जिसके बारे में वो जूलियट को सबके सामने नहीं बता सकता, पर वो बाद में उसे इस बारे में जरूर बताएगा। इसी वजह से वो दोनों रात में जूलियट के घर में मिलने का फैसला करते हैं। लेकिन रात में जब जूलियट अपने घर में जाती है तो वहाँ उसे जॉर्ज नहीं मिलता। बस जूलियट के टेबल पर एक छोटी सी थाली रखी हुई थी जिसमें जूलियट को जॉर्ज का एक पुराना खिलौना मिलता है, जिसे जूलियट ने पहले ही जॉर्ज के एक सीक्रेट प्लेस पर देखा था। साथ ही उस पॉलीथीन में एक पर्चा भी था जिसपे जॉर्ज ने लिखा था कि तुम्हें याद है कि तुमने इसे कहाँ देखा था। खैर अभी जूलियट को कुछ भी समझ नहीं आता और उस समय वो आराम करने का फैसला करती है। लेकिन उसके अगले दिन जब वो अपने काम पे जाती है तो उसे पता चला कि जॉर्ज ने 120 में माले से कूदकर खुद को खत्म कर लिया है। ये जानकर जूलियट के होश उड़ गए थे। वो जानती थी कि जॉर्ज कभी भी ऐसा कदम नहीं उठा सकता और पक्का जॉर्ज जो भी जानने की कोशिश कर रहा था उसकी वजह से ही किसी ने उसे जान से मार दिया है। इसीलिए जूलियट इस बारे में बताने के लिए पुलिस स्टेशन में जाती है, जहाँ से एक ऑफिसर उसके साथ जांच पड़ताल करने के लिए उस जगह जाने लगता है जहाँ पर जॉर्ज आके गिरा था। तभी रास्ते में बेकर और मैट भी उन्हें मिलकर उनके साथ वहाँ पर पहुँचते हैं और सब जानने के बाद बेकर को पता चलता है कि जॉर्ज 3 AM पर वहाँ आके गिरा था और क्योंकि उस समय कोई आसपास मौजूद नहीं था इसलिए किसी को नहीं पता कि जॉर्ज ने सच में खुदकुशी की थी या फिर उसे किसी ने इतनी ऊंचाई से फेंका था। खैर तभी बेकर की नजर जूलियट के पास मौजूद एक घड़ी पे पड़ती है, जिसे देखकर बेकर काफी हैरान होता है और घड़ी के बारे में पूछने पर जूलियट उसे बताती है कि वो घड़ी उसे जॉर्ज ने ही दी थी। खैर इसके बाद वो लोग जाके जॉर्ज की डेड बॉडी को देखते हैं जिस पर जबरदस्ती के कोई निशान नहीं थे और इसका मतलब साफ था कि जॉर्ज खुद ही कूदा है। पर अभी भी जूलियट इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती। अब वैसे कहीं न कहीं जूलियट को इस बात पर भरोसा था कि बेकर जॉर्ज के कातिल को ढूंढने में उसकी मदद जरूर करेगा, इसलिए वो उसे अकेले में बुलाकर जॉर्ज का नोट और वो टॉय दिखाती है, जिसको देखकर बेकर को कुछ भी समझ नहीं आता। तब जूलियट उसे बताती है कि जॉर्ज कुछ न कुछ पता करने की कोशिश कर रहा था और उसी वजह से उसने साइलो में अलग अलग जगह पे अपने रहने का छोटा मोटा इंतजाम कर रखा था और वैसे ही एक प्लेस पर जूलियट ने उस टॉय को पहली बार देखा था। ये जानकर बेकर उससे उसे उस लोकेशन पे लेके जाने को कहता है और जूलियट कहती है कि इस बारे में किसी को मत बताना, जिस पर बेकर भी मान गया था। जिसके बाद जूलियट उसे अपने साथ साइलो के नीचे वाले एरिया में लेके आती है जहाँ ज्यादातर कोई नहीं आता था और वहीं मौजूद एक टनल टाइप रास्ते से वो दोनों अभी एक बोर्ड के पास पहुंच जाते हैं जहाँ से आगे जाने का रास्ता नहीं था। तब जूलियट उस बोर्ड को हटाकर बेकर को एक सुरंग दिखाती है जहाँ से अंदर जाया जा सकता था, मगर उस सुरंग के अंदर है क्या ये बात बेकर को समझ नहीं आ रही होती। अब अंदर जाने पर वो दोनों एक छोटी सी टनल में पहुंच जाते हैं जिसके अंदर की दीवारों पे कई सारी ड्राइंग्स बनी हुई थी जो रेबेलियन से भी पुरानी थी और उन्हें देखकर कोई नहीं बता सकता था कि उन्हें किसने बनाया होगा। अब और ज्यादा आगे जाने पर उन दोनों को वहाँ एक बड़ी सी गड्ढा खोदने वाली मशीन दिखाई देती है जिसकी मदद से ही साइलो को जमीन के अंदर बनाया गया था, मगर अभी के टाइम पे सबको ऐसा लगता था कि वो मशीन वहाँ मौजूद नहीं है और साइलो को खोदने के बाद उसे बाहर निकाल दिया गया होगा। अब जूलियट तो इन सब चीजों को पहले
पहले भी देख चुकी थी, मगर बेकर ये सब देखकर काफी हैरान हो रहा था। खैर अभी जूलियट उसे अपने साथ जॉर्ज के छोटे से कैंप के पास लेके जाती है, जहाँ मौजूद एक बॉक्स में ही पहली बार जूलियट ने उस टॉय को देखा था। उस बॉक्स के अंदर और भी पुरानी चीजें जैसे कि एक कैमरा भी था, लेकिन बेकर और जूलियट को पता नहीं होता कि वो क्या है, क्योंकि आज के टाइम पर कैमरा का इस्तेमाल नहीं होता था और लोग भूल चुके थे कि वीडियो रिकॉर्डिंग नाम की कोई चीज भी होती है। पर उन्हें सीसीटीवी पर चल रही लाइव वीडियो के बारे में जरूर पता था। अब उस बॉक्स में रखे सामान को देखने के बाद भी जूलियट को समझ नहीं आ रहा था कि जॉर्ज उसे वहां पर क्यों भेजना चाहता था। तभी उसकी नजर पास में मौजूद एक धागे के गड्ढे पे पड़ती है, जिसमें पिछली बार से धागा काफी ज्यादा कम था। इसीलिए जूलियट कुछ सोचते हुए आसपास उस धागे को ढूंढना शुरू कर देती है। तब किस्मत से उसे एक जगह पर धागा मिल भी जाता है, जिसका ही पीछा करते हुए जूलियट और बेकर एक और थैले के पास पहुंचते हैं, जिसमें वही हार्ड ड्राइव मौजूद थी जिसमें जॉर्ज और एलिसन ने पहले के टाइम पर बाहर की वीडियोस को देखा था। पर बाद में अपने पकड़े जाने के डर से जॉर्ज ने उसे वहां छुपा दिया होगा। उस थैली में हार्ड ड्राइव के साथ साथ एलिसन के नोट्स भी थे, जिसमें बताया गया था कि हार्ड ड्राइव के डाटा को रिकवर कैसे करना है। उस हैंडराइटिंग को देखकर बेकर समझ जाता है कि वो उसकी बीवी ने लिखे हैं। इसी वजह से बेकर को ये बात भी समझ आती है कि एलिसन और जॉर्ज दोनों एक दूसरे को जानते थे, और साथ ही बेकर को भी पता चल चुका था कि जूलियट के पास वो घड़ी कहां से आई। असल में वो घड़ी बेकर ने एलिसन को दी थी, जो एलिसन ने जॉर्ज को किसी इन्फॉर्मेशन के बदले में दी होगी, क्योंकि जॉर्ज को पुरानी चीजों का काफी शौक था और बाद में जॉर्ज ने वो घड़ी जूलियट को दी होगी। अब कहीं ना कहीं एलिसन की मौत भी उसी हार्ड ड्राइव से जुड़ी हो सकती थी, इसलिए बेकर उस हार्ड ड्राइव और जॉर्ज की मौत के बारे में इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करता है। मगर वो जूलियट को इस सबसे दूर रहने को कहता है, क्योंकि बेकर ऊपर वाले फ्लोर्स में से एक में रहता था और जूलियट नीचे वाले फ्लोर पर। तो ऐसे में उनके बार बार मिलने से लोगों को उन पे शक हो सकता था, जिससे उन दोनों की ही जान को खतरा होता। इस पर जूलियट मान जाती है और बेकर उससे कहता है कि जब भी मुझे कोई बड़ी लीड मिलेगी तो मैं खुद तुमसे कांटेक्ट करके उस बारे में तुम्हें बताऊंगा, जिस पर जूलियट मान जाती है। और प्रेजेंट टाइम में जूलियट ने बेकर को झूठा भी इसी वजह से कहा था, क्योंकि बेकर की मौत हो गई थी, मगर उसने जूलियट के लिए अब तक कोई खबर नहीं भेजी थी। अभी बस जूलियट को जॉर्ज की मौत के बारे में यही याद था कि अपने मरने वाले दिन पर जॉर्ज उसे कुछ बहुत ही खतरनाक चीज बताने वाला था, और उस दिन उसने जूलियट से बस इतना ही कहा था कि जो मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया है। पर इस बारे में अभी जूलियट मार्था को भी कुछ नहीं बताती। दूसरी तरफ मैट और मेयर अभी भी इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें अगला शेरिफ किसको बनाना है। तब मैट मेयर को कुछ और काबिल लोगों के बारे में बताता है, मगर मेयर अब खुद भी कहीं ना कहीं जूलियट को ही शेरिफ बनाना चाहती थी। तब मैट उसे बेकर की एक और आखिरी विश बताता है कि अगर जूलियट शेरिफ बनने से मना भी कर दे तो भी वो लोग बेकर के बैच को उसे ही दे दे। इसीलिए मेयर अगले दिन जूलियट के पास जाने का फैसला करती है, मगर उसके पास जाने से पहले वो अलग अलग लोगों के पास जाके उनके ओपिनियंस लेना चाहती थी कि वो जूलियट को अगला शेरिफ बनाना चाहते हैं या नहीं। वहीं जूलियट अभी भी जॉर्ज को याद करते हुए वापस से उसके टनल वाले हाइड आउट पे आ जाती है, और उसे वो समय याद आता है जब जॉर्ज ने उसे एक बार बताया था कि मैंने साइलो के ब्लूप्रिंट्स देखे थे, और असल में जिसे हम साइलो का सबसे निचला तल मानते हुए आ रहे हैं, साइलो उससे भी थोड़ा और गहरा है और सबसे नीचे वाले फ्लोर पे एक कमरा है, जिसके बारे में ही जॉर्ज पता करना चाहता था कि उसके अंदर क्या है। इसलिए अभी भी जूलियट को लगता है कि शायद जॉर्ज वहां गया होगा, इसलिए वो उसी टनल में मौजूद एक खाई के ऊपर रस्सी बांधकर और नीचे जाने की कोशिश करती है, पर नीचे पानी था और साइलो के लोगों को तैरना नहीं आता था। इसीलिए वो डर कर वापस से ऊपर चढ़ जाती है और अपने कमरे में जाके दारू पीते हुए रोने लगती है। अब इसके अगले दिन उसकी दोस्त शीलर आके उसे उठाती है, जो जूलियट को संभालने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी अचानक जनरेटर एरिया के पास से उन्हें अजीब सी आवाजें आती हैं, जिन्हें सुनकर जूलियट जल्दी से जनरेटर के पास आ जाती है। तब जाके उसे पता चलता है कि असल में जनरेटर खराब हो गया है, जिसकी वजह से वो ज्यादा मात्रा में गर्मी फेंक रहा है, और अगर उसको सही नहीं करा गया तो वो खराब हो जाएगा और साइलो के लोग परेशान हो जाएंगे। ये वो अपने बॉस को इस बारे में बताती है, मगर वो जूलियट को जनरेटर सही करने की परमिशन नहीं देता, क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता था। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि आज से पहले साइलो के इतिहास में जनरेटर बंद नहीं हुआ था, इसलिए अगर उसे बंद करा जाता तो सभी लोग काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते। इसीलिए वो इतनी जल्दी इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहता था। वहीं मेयर और मैट जूलियट के बारे में बात करने के लिए अलग अलग लोगों के पास जाते हैं। जैसे सबसे पहले वो साइलो की जज मीडो के पास जाने वाले थे, पर रास्ते में उन्होंने ये प्लान बदल लिया था, क्योंकि किसी वजह से वो मीडोज से कोई सलाह नहीं लेना चाहते थे। अब अभी वो वहाँ से वार्नर से बात करने जाते हैं, मगर वार्नर नहीं चाहता था कि जूलियट को शेरिफ बनाया जाए, क्योंकि एक टाइम पर जूलियट उसके ऑफिस में भी काम कर चुकी थी और उसने वहाँ से चोरी करी थी। वो उसकी जगह पॉल नाम के एक दूसरे ऑफिसर को शेरिफ बनाने को कहता है, जो वार्नर के हिसाब से ज्यादा काबिल था। अभी इसकी राय लेने के बाद मेयर और मैट वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें काफी सारे लोग मिले जो मेयर और मैट से काफी अच्छे से बात कर रहे
थे, क्योंकि सच में मेयर उन लोगों को काफी पसंद थी और कहीं ना कहीं उन सबके बिहेवियर को देखकर समझ भी आ रहा था कि मेयर ने सच में अपने बस में मौजूद सभी चीजों को अच्छे से संभाला हुआ है। खैर अब मेयर वहाँ से सीधा साइलो के हॉस्पिटल में आती है, जहाँ वो अभी के हुए कुछ बच्चों को देखते हुए डॉक्टर से बातें करती है और उससे भी जूलियट को शेरिफ बनाने के बारे में पूछती है। असल में वो मेयर डॉक्टर के पास ये पूछने इसलिए आई थी क्योंकि वो डॉक्टर जूलियट का पिता था। इसका मतलब जूलियट ऊपर वाले फ्लोर पे पैदा हुई थी, जहाँ वो एक अच्छी जिंदगी बिता सकती थी, तो वो नीचे वाले फ्लोर पे जाके मजदूरों की तरह क्यों रहने लगी। असल में जूलियट को बचपन से ही मशीन्स वगैरह से बहुत लगाव था और वो 13 साल की उम्र में ही अपने पिता को छोड़कर नीचे वाले फ्लोर पे मशीन्स डिपार्टमेंट में चली गई थी, जहाँ उसने सब सीखकर बाद में जनरेटर को संभालने की जिम्मेदारी ली। खैर अभी डॉक्टर इस बारे में कोई खास जवाब नहीं देता, क्योंकि जब से जूलियट गई थी तब से जूलियट ने आज तक डॉक्टर से किसी वजह से कोई बात नहीं करी थी। इसी बारे में बात करते हुए जब मैट और मेयर खाना खा रहे थे तब उनके पास रॉबर्ट नाम का एक आदमी जस्टिस डिपार्टमेंट से उन दोनों के लिए मीडोज की तरफ से कुछ स्ट्रॉबेरीज गिफ्ट के रूप में लाता है और कहता है कि मीडोज चाहती है कि आप अगला शेरिफ पॉल को ही बनाओ। ये सुनकर मेयर इस बात पर ज्यादा कोई खास रिएक्ट नहीं करती और उसी वजह से वो मीडोज के पास गई ही नहीं थी। असल में मेयर खुद भी बेकर के फैसले को मानकर जूलियट को ही अगला शेरिफ बनाना चाहती थी और वो सबसे बस पूछताछ इसलिए कर रही थी ताकि जूलियट के शेरिफ बनने के बारे में सबको पहले से अंदाजा लग जाए। दूसरी तरफ जूलियट अभी भी जनरेटर के खराब होने की वजह से काफी ज्यादा परेशान थी। तभी उसके पास मेयर और मैट मिलने के लिए आते हैं, जिस दौरान उन्हें भी जनरेटर के खराब होने के बारे में पता चलता है और वो लोग देखते हैं कि जूलियट काफी ज्यादा परेशान हो रही है। खैर अभी जैसे तैसे जूलियट टेम्पररी जनरेटर को सही कर देती है, जो देखकर कहीं ना कहीं मेयर और मैट को भी भरोसा हो जाता है कि जूलियट जिस भी काम की जिम्मेदारी लेगी उसको करके मानेगी। अब इसके बाद मेयर अपनी दोस्त मार्था से मिलने जाती है, जो वही कबाड़ खाने में काम करने वाली बूढ़ी औरत थी और मेयर उसको उसके बचपन से जानती थी। अभी मेयर उससे भी जूलियट को शहरी बनाने के बारे में पूछती है और मार्था के हिसाब से सच में जूलियट काफी ज्यादा काबिल लड़की थी। ये जानकर मेयर थोड़ी देर बाद मैट के साथ वापस से जूलियट के पास जाती है, जहाँ जाकर वो उसे बताती है कि बेकर ने तुम्हें अगले शेरिफ के रूप में चुना था। जो सुनकर पहले तो जूलियट काफी हैरान होती है और अगले पल शेरिफ बनने से साफ मना कर देती है, क्योंकि उसके हिसाब से उसने आज तक शेरिफ जैसा कोई काम नहीं करा था और शायद नीचे मौजूद जनरेटर को उसकी ज्यादा जरूरत थी। इस पर मेयर उसे वापस से सोचने को कहती है, पर जब जूलियट का जवाब वही रहता है तो मेयर उसको बेकर की विश के अनुसार बेकर का बैच देती है और वहाँ से चली जाती है। अभी जूलियट बेकर के बैच को ध्यान से देखने लग गई थी, जिसमें मौजूद किसी चीज को देखकर वो काफी शौक हो गई और भागते हुए फैक्ट्री के बाहर मेयर और मैट के पास जाती है और उनसे कहती है कि मैं शेरिफ बनने के लिए तैयार हूँ और उससे पहले मैं जनरेटर को सही करना चाहती हूँ। अब लोगों की भलाई के लिए मेयर का जूलियट के बॉस को ऑर्डर देना कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए मेयर उससे जूलियट की बात को पूरी तरह से मानने को कहती है और सब लोग फैसला करते हैं कि आज रात 10 बजे जनरेटर को सही करने का काम शुरू करा जाएगा, जिसमें उन्हें लगभग 2 घंटे का समय लगने वाला था और तब तक वो लोग बैकअप पावर से काम चलाने वाले थे। इस बारे में मेयर सभी लोगों को माइक्स की मदद से बता देती है, जो जानकर सभी काफी परेशान होने लगे थे, क्योंकि आज से पहले बैकअप पावर का इस्तेमाल कभी भी नहीं हुआ था। अब सभी चीजों को सही करने के लिए फैक्ट्री में शेरली सभी लोगों को जनरेटर का डायग्राम बनाकर दिखाती है, जिसके अकॉर्डिंग जनरेटर का एक हिस्सा लगातार चलने की वजह से मुड़ गया था और उन्हें उसे ही जनरेटर से अलग करके जल्दी से जल्दी सीधा करके वापस लगाना था। वो जनरेटर स्टीम से चलता था, जो साइलो के नीचे मौजूद बड़ी बड़ी पाइपलाइन से जनरेटर तक पहुंचती थी, मगर किसी को नहीं पता था कि वो स्टीम कहां से आती है, क्योंकि जिन्होंने उसको बनाया था उसके बारे में कहीं पर जिक्र नहीं करा गया था। इसलिए यहाँ सबसे बड़ा इशू ये था कि वो स्टीम को रोक नहीं सकते थे और वो स्टीम जनरेटर के बंद होने पर बफर रूम में जाने वाली थी, जो बस 1 घंटे तक की स्टीम को झेल सकता था, जिसके बाद वो फट जाता। इसलिए उन्हें बस 1 घंटे के अंदर जनरेटर को सही करना था, जो सच में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पर कोई और रास्ता ना होने की वजह से जूलियट ऐसा करने के लिए मान जाती है और 10 बजते ही सबसे पहले तो जनरेटर पावर को बंद करके बैकअप पावर को ऑन करा जाता है, जिस दौरान पावर कट होने पर कैफेटेरिया की स्क्रीन पे बाहर का अच्छा मौसम दिखाई देता है, जिसका मतलब सच में अंदर रहने वाले लोगों को जानबूझकर गलत माहौल दिखाया जा रहा था। पर इस बारे में अब तक किसी को कुछ भी पता नहीं चला होता। अब वैसे साइलो में रहने वाले लोग अभी भी ज्यादा डरे हुए थे और प्रे कर रहे थे कि उनके साथ कुछ भी बुरा ना हो। वहीं मैट अपने घर में बैठकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए अपनी पसंदीदा लड़की का स्केच बना रहा था और वो लड़की असल में कोई और नहीं बल्कि खुद मेयर थी, जिसे मैट शुरू से पसंद करता था, पर कभी उसे इस बारे में बात नहीं कर पाया। किस्मत से तभी वहाँ मेयर खुद आ जाती है और स्केच को देखकर मैट से बातें करना शुरू कर देती है। अभी मैट ने भी हिम्मत करके उसे सब बता दिया था, जो सुनकर मेयर को काफी अच्छा लगता है और मेयर भी उसको बताती है कि वो खुद भी उसको पसंद करती है। ये सुनकर मैट काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। खैर वही इस समय जूलियट और उसके साथ
साथ ही जल्द से जल्द जनरेटर को सही करने में लगे हुए थे, जिसमें उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। पर किस्मत से जैसे तैसे जूलियट अपने साथियों के साथ उस खराब हिस्से के पास पहुंचने में कामयाब हो जाती है। उसको निकालकर वो जल्दी से अपने साथियों से उसे सीधा करने को कहती है, पर अब तक काफी समय बीत चुका था और बफर रूम में प्रेशर और हीट बढ़ती जा रही थी। पर जैसे कि उन लोगों को अभी भी काफी टाइम लगने वाला था, इसलिए कुछ सोचकर जूलियट जल्दी से एक प्रेशर वाले पानी का पाइप लेके नीचे जाती है और बफर रूम में पानी डालकर वहाँ के माहौल को ठंडा करने की कोशिश करने लगती है। और किस्मत से उसका ये तरीका काम करता है और ऊपर मौजूद लोगों को समय मिलने से वो टाइम पर जनरेटर के हिस्से को सही करके जनरेटर की जगह पर लगा देते हैं। जिसके बाद शर्ली भागते हुए बफर रूम के एंट्रेंस पर आती है और पाइप को खींचती है ताकि जूलियट को बाहर निकाला जा सके, लेकिन नीचे बहुत ज्यादा पानी भरने के कारण जूलियट अंदर ही रह गई थी, जो देखकर तो शर्ली काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन किस्मत से तभी जूलियट जैसे तैसे ऊपर आने में कामयाब हो गई। इससे सब काफी खुश होते हैं। अब जैसे कि जूलियट ने वादा करा था कि वो जनरेटर को सही करने के बाद शेरिफ की पोस्ट को एक्सेप्ट कर लेगी, इसलिए वो आखिरी बार जाके मार्था से मिलती है और उसे एक पुराना कैमरा दिखाती है, जो देखने के बाद तो मार्था भी काफी हैरान हुई थी, क्योंकि उसने भी आज से पहले कैमरा को कभी नहीं देखा था। अब जूलियट उसको आखिरी बार हक करती है और वहाँ से ऊपर चली जाती है। वहीं मैट और मेयर भी काफी ज्यादा खुश थे, पर इतने में ही उनके पास वार्नर आता है, जिसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मेयर ने उसकी बात ना मानकर जूलियट को शेरिफ बना दिया। मगर मेयर उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और जूलियट के अपॉइंटमेंट लेटर को साइन करके नहाने के लिए चली जाती है। वहीं जूलियट उस समय को याद करती है जब उसको बेकर का बैच दिया गया था। असल में उस बैच के पीछे ट्रुथ लिखा हुआ था, जो कहीं न कहीं बेकर का इशारा था कि जूलियट उसकी पोस्ट को हासिल करके ही जॉर्ज की मौत की सच्चाई तक पहुंच सकती है। इसी वजह से उसने इस पोस्ट को ज्वाइन करा था। खैर, इसके थोड़ी देर बाद ही जल्दी से जूलियट को मेयर के घर बुलाया जाता है। तो वहां जाने के बाद जूलियट पूरी तरह हैरान हो गई थी, क्योंकि असल में मेयर को किसी ने जहर दे दिया था और जब वो बाथरूम में गई थी तो उसकी मौत हो गई थी। इस बात से मैट तो पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि उसने कुछ ही देर पहले मेयर के साथ रहना शुरू करा था और कहीं न कहीं उसे लग रहा था कि वो जहर असल में मैट को मारने के लिए ही था। चाहे मैट हो या मेयर, उन्हें मारने की कोशिश कौन कर रहा था और कहीं ये वार्नर ने ही तो नहीं करा? क्या जूलियट जॉर्ज की सच्चाई तक पहुंच पाएगी? माफ करना, इन सब सवालों के जवाब आपको अगले पार्ट में मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप राइट साइड पर दी गई वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं कि 2019 में आए कोरोना वायरस पर आधारित एक ऐसी कहानी जिसमें लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और कैसे लोगों को अपने घरों के अंदर बंद रखा गया था। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।